हेलो स्टूडेंट्स, हमारा अगला मुद्दा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, यानी कि विधानसभा क्या होती है। तो जितने भी एमएलए आम पब्लिक से चुनकर आते हैं, ये तमाम एमएलएस बैठते हैं और मिलते हैं कहाँ पे? लेजिस्लेटिव असेंबली में। A legislative assembly is a place where all the elected MLAs from the ruling party as well as opposition meet to pass laws and to discuss various things। अब ये जितने भी चुने हुए MLA आते हैं, ये मिलते हैं विधानसभा में और ये सब के सब चुने हुए MLAs होते हैं और ये मिल के बाद क्या करते हैं कि कौन से कानून पास किए जाएं और इसके अलावा तमाम सारे मुद्दों पे वो डिस्कशन करते हैं। जब भी कोई कानून पास करना होता है तो जितने भी इलेक्टेड एमएलएज होते हैं, इन सब में वोटिंग कराई जाती है और वोटिंग के हिसाब से कोई भी कानून पास होता है या नहीं होता है। Hence, some MLAs have dual responsibilities, one as an MLA and the other as a minister। अब जितने भी इलेक्टेड एमएलएज हैं, इनमें से एक ऐसा ग्रुप है जो ग्रुप रूलिंग पार्टी बनाता है और रूलिंग पार्टी के एमएलए से ही चीफ मिनिस्टर बनता है और बाकी सारे मिनिस्टर्स बनते हैं। तो ये जो एमएलएज हैं, इनके पास दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, यानी कि डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और ये दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? सबसे पहले तो ये एमएलए हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आए हैं। उसके बाद इन पे दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये मिनिस्टर भी हैं। अब ये क्योंकि रूलिंग पार्टी में, इस वजह से इनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं। अब हमारा अगला मुद्दा है डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधानसभा होती है, उस विधानसभा में क्या बातचीत होती है, किस तरीके से काम होता है। इन अ डेमोक्रेसी, अपोजिशन ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल। MLAs of the opposition can express their opinion and ask questions to ruling party related to any issue। अब जितने भी elected MLAs हैं, इन MLAs में एक ग्रुप ने तो सरकार बना ली, बाकी जो MLAs हैं ये किसका हिस्सा है? ये अपोजिशन का हिस्सा है। अब आप ये मत समझिएगा कि जो अपोजिशन के जो MLAs हैं, इनका कोई काम नहीं है, क्योंकि सारा का सारा काम रूलिंग पार्टी वाले लोग कर रहे हैं। यही लोग चीफ मिनिस्टर और बाकी सारे मिनिस्टर्स बनाएंगे, यही लोग की सरकार है, यही लोग काम करेंगे, तो अपोजिशन का कोई काम नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ पे लोगों को आज़ादी है सवाल पूछने की, बातचीत करने की। डेमोक्रेसी में काम का हिसाब मांगा जाता है सरकारों से कि आपने क्या काम किया है। तो अब ये जो विधानसभा है, विधानसभा में जो अपोजिशन के लोग हैं, वो भले ही सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन पे ये जिम्मेदारी है कि वो सरकार के जो ये रूलिंग पार्टी है, इस रूलिंग पार्टी के तमाम तरह के कामों पे नज़र रखें कि कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है, कौन सा काम अगर हो रहा है तो क्या गलती हो रही है, उसमें नज़र रखें। अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उस चीज़ को सामने लाएं, पब्लिक की नज़र में लाएं कि ये चीज़ गलत हो रही है और सरकार को थोड़ा सा टाइट करके रखें। क्योंकि 5 साल में एक बार इलेक्शंस होते हैं, तो जो रूलिंग पार्टी बन गई, अब वो ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ना ले ले कि अब हमारी सरकार आ गई, 5 साल में काम होता रहेगा धीमे धीमे। वो ढीले ना पड़ जाएं, वो टाइट रहें। तो ये सारी जिम्मेदारी होती है अपोजिशन की। और जो लोकतंत्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र का मतलब यही होता है कि लोगों के पास आज़ादी है, वो सवाल पूछ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, उसमें जो अपोजिशन या विपक्ष के जो MLAs हैं, उनको ही पूरी आज़ादी होती है कि वो अपनी राय रख सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं किसी भी मुद्दे पे। वो तमाम तरह के सवाल पूछ सकते हैं सरकार से या रूलिंग पार्टी से। इसके अलावा वो किसी भी मुद्दे पे डिस्कशन कर सकते हैं। They also give suggestions about what should be done by the government। और इसके अलावा वो तमाम तरह के सुझाव देते हैं सरकार को कि कोई काम अगर किया जाना है तो किस तरीके से वो काम और बेहतर किया जा सकता है, तो वो सुझाव दे सकते हैं सरकार को। The ministers have to give response to the questions asked। अब लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने सवाल पूछा, लोकतंत्र का मतलब ये भी है कि जो सत्ता में जो लोग हैं, जो सरकार में लोग हैं, उनको जवाब भी देना है। तो जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो रिस्पॉन्स करें उन तमाम सवालों का जो सवाल उन पे उठाए गए हैं। All the MLAs are together responsible for the working of the government। अब जितने भी MLA चुनकर आए हैं,
जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एक हिस्सा होता है जो रूलिंग पार्टी बनाता है, एक हिस्सा विपक्ष बनाता है। तो इन दोनों के अपने अपने रोल्स हैं। रूलिंग पार्टी का काम है कि वो सरकार बनाए, तमाम तरह के काम करे, और अपोजिशन का काम है कि वो नज़र रखे और उनको टाइट करके रखे। तो इस वजह से जितने भी एमएलए हैं, ऑल द एमएलएज, ये सबकी जिम्मेदारी है कि जो सरकार है वो सही तरीके से काम करे। सरकार सही तरीके से काम करे, ये सिर्फ रूलिंग पार्टी का काम नहीं है, ये अपोजिशन का भी इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। द गवर्नमेंट रिफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड वेरियस मिनिस्टर्स हु हेड देम। द ओवरऑल हेड इज द चीफ मिनिस्टर। दिस इज द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब जब हम कहते हैं सरकार, तो राज्य के लेवल पे जब हम कहते हैं सरकार, तो सरकार का मतलब होता है वो तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स और वो तमाम मिनिस्टर्स जो कि रूलिंग पार्टी से आए हैं। और इन तमाम डिपार्टमेंट्स और उन तमाम जितने मिनिस्टर्स हैं, उनका जो हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो मुख्यमंत्री होता है। और ये सब लोग मिला के, यानी कि चीफ मिनिस्टर, उसके मंत्री और ये तमाम डिपार्टमेंट्स, ये सब मिला के बनाते हैं सरकार का एग्जीक्यूटिव पार्ट। और ये जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है सरकार का, ये देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्ट होता है, क्योंकि इन्हीं के पास सारी ताकत होती है। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला हिस्सा जो सरकार का होता है वो है लेजिस्लेटिव, यानी कि कानून बनाने का हिस्सा। जितने भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो सब लेजिस्लेटिव का हिस्सा होते हैं। जो रूलिंग पार्टी के लोग होते हैं वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होते हैं, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स हैं, रूलिंग पार्टी के जो चुने हुए मंत्री हैं। अब हमारा अगला मुद्दा है वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि जो सरकार होती है, जिस चीज को हम सरकार कहते हैं, वो काम कैसे करती है। The people in power, like the chief minister and the ministers, have to take action on various problems. अब जिन लोगों के पास पावर है, यानी कि जिन लोगों के पास ये ताकत है कि वो काम करवा सकते हैं, वो लोग कौन होते हैं? बेसिकली सबसे पहले चीफ मिनिस्टर, यानी कि मुख्यमंत्री, क्योंकि वो रूलिंग पार्टी का लीडर है, और इसके अलावा जितने तमाम मिनिस्टर्स होते हैं। तो इन लोगों के पास पावर होती है, जो बेसिक पावर है। और इन लोगों के पास क्योंकि पावर है, तो इन्हीं पे जिम्मेदारी भी है कि तमाम तरह के जो एक्शन लिए जाएंगे किसी भी प्रॉब्लम में, कोई भी दिक्कत हो रही है किसी एरिया में, कोई काम करवाया जाना है किसी भी एरिया में, तो उस काम को ये लोग हेड करते हैं, क्योंकि इनके पास पावर है। They do so through various departments like Public Works Department, the Agricultural Department, the Health Department, the Education Department and so on. अब इन लोगों के पास ये तमाम तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि PWD, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये तमाम डिपार्टमेंट्स होते हैं इन लोगों के पास। तो कोई भी काम करवाना होता है तो ये लोग अपने डिपार्टमेंट्स के थ्रू ये सब तमाम तरह के काम करवाते हैं। तो ये तो हमने बात करी कि जो सरकार है उसको किस तरीके से तमाम तरह के काम करवाने हैं। अब डिस्कस करते हैं कि सरकार के और क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या करना होता है सरकार को। They also have to answer questions that are asked in the legislative assembly and convince people that steps are being taken. अब ये जो चीफ मिनिस्टर है और जो तमाम मिनिस्टर्स हैं, उनकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि उनसे जो भी सवाल पूछे गए हों विधानसभा में, उन सारे सवालों के जवाब दें वो, और लोगों को इस चीज़ के लिए कन्विंस करें, यानी कि लोगों को इस चीज़ का भरोसा दिलाएं कि जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, और कदम उठाएं भी वो लोग। The government can also decide to make new laws for the state regarding sanitation, health facilities, etc. अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आई जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए जाने हैं, तो सरकार इसके लिए नए कानून बनाती है। और ये कानून कहाँ बनते हैं? विधानसभा में वोटिंग करवाई जाती है तमाम एमएलएज में, और जब ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द वोट पड़ते हैं उस कानून के लिए, तो नया कानून बन जाता है। तो सरकार किसी भी मुद्दे पे नए कानून बना सकती है। दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉज ऑन सर्टेन इश्यूज इज डन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज। अब जितने भी कानून बनाती है सरकार, ये कानून बनते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि विधानसभा में, और जो भी कानून बनाया जाता है उस कानून को फिर इम्प्लीमेंट करवाना, यानी कि लागू करवाना, ये जिम्मेदारी होती है तमाम तरह के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की।
तो अभी तक आपको इस बात का पूरा आइडिया लग चुका होगा कि किस तरीके से कोई स्टेट काम करता है, उस स्टेट के लोग किस तरीके से एमएलए चुनते हैं, किस तरीके से सरकार बनती है, सरकार में किस तरीके से मुख्यमंत्री और तमाम मिनिस्टर्स होते हैं, किस तरीके से काम करवाए जाते हैं, इन तमाम चीज़ों का आइडिया आपको लग चुका होगा। तो अब आप बेहतर ढंग से समझ पाओगे कि एक स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी में क्या फ़र्क होता है। जैसा कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि हमारे देश में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो अब ये यूनियन टेरिटरीज और स्टेट में क्या फ़र्क होता है। तो जो स्टेट होते हैं यानी कि जो राज्य होते हैं, राज्य में रूल होता है उसी स्टेट के लोगों का और उन लोगों को उसी स्टेट के लोगों ने चुना होता है। तो आप समझ रहे हैं, स्टेट के लोग ही आपस में से ही कुछ लोगों को चुनते हैं जो कि उस स्टेट को रूल करेंगे। और ये लोग कौन होते हैं? उस स्टेट के चुने हुए एमएलए, इन एमएलए का चुना हुआ चीफ मिनिस्टर और फिर चीफ मिनिस्टर के चुने हुए मिनिस्टर्स। ये पूरा सिस्टम होता है स्टेट का। अब जबकि यूनियन टेरिटरी जो होते हैं, यूनियन टेरिटरी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता है कि एमएलएस चुने जाएंगे या चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा या फिर मिनिस्टर्स चुने जाएंगे। जो यूनियन टेरिटरी होता है, यूनियन टेरिटरी को सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है। और ये रूल किस लिहाज से करती है? यूनियन टेरिटरीज में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी कि जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एलजी। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है यूनियन टेरिटरीज में। और यहीं से यूनियन टेरिटरीज को हिंदी में कहते हैं केंद्र शासित राज्य। आप हिंदी कन्वर्जन में ही इस चीज़ का मतलब ढूंढ लेंगे, केंद्र शासित राज्य, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल कर रही है इस टेरिटरी में। और जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो छोटी जगहों को बनाया जाता है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होती है। तो ये बेसिक लेवल का फ़र्क है स्टेट और यूनियन टेरिटरी में। ये चीज़ आपके कोर्स में नहीं है, ना आपकी बुक्स में है, बस एक आइडिया रहे, इस वजह से मैंने आपको बेसिक ऊपर से आइडिया दे दिया है। अब हमारा अगला मुद्दा है रोल टूवर्ड्स मीडिया। तो अब ये जो शब्द है मीडिया, इसका क्या मतलब है? तो बहुत ईजी टर्म्स में आपको समझाता हूँ। आपके आसपास क्या हो रहा है आपको कैसे पता चलता है? आप किसी चीज़ को जब देखते हो या किसी चीज़ को जब सुनते हो तो आपको पता चलता है कि आपके आसपास क्या हो रहा है। अच्छा, अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा हो तो आप अपने आसपास वालों को कैसे बताओगे कि आपके साथ कुछ हो रहा है? जाहिर तौर पे आप उस चीज़ को बोलोगे। तो आपको ज़ुबान चाहिए बोलने के लिए, बताने के लिए। तो जो मीडिया होता है, अगर देश के लिहाज से बात करें या दुनिया के लिहाज से बात करें, तो आपको कैसे पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा है या पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? आपको कैसे पता चलेगा? तो जो मीडिया है, मीडिया आपकी आंखें हैं, आपके कान हैं और आपकी ज़बान है। मीडिया आपकी आंख और कान कैसे है? क्योंकि आप अपने घर में रहते हैं, आपको घर में बैठे बैठे कैसे पता चलेगा कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है? आपको मीडिया बताता है, चाहे वो न्यूज़ चैनल्स के फॉर्म में हो, टीवी के फॉर्म में, या वो प्रिंट मीडिया के फॉर्म में हो, चाहे अखबार या मैगजीन के फॉर्म में, या फिर वो सोशल मीडिया के फॉर्म में हो। जैसे आज के टाइम में यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब सोशल मीडिया भी आ गया है। तो आपको मीडिया के थ्रू पता चलता है कि दुनिया और देश में क्या हो रहा है। आप मीडिया के थ्रू उस चीज़ को देखते हो और सुनते हो। मीडिया अगर आपको कोई चीज़ दिखाएगा तो आपको पता चलेगा। मीडिया अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिखाएगा तो भले ही वो चीज़ हुई हो, आपको पता ही नहीं चलेगी। तो मीडिया आपकी आँख और आपके कान है। और एक और ख़ास चीज़, आप दुनिया को किस नज़र से देखते हो, वो नज़र मीडिया डिसाइड करता है। मीडिया आपको दिखाता है दुनिया, जो दुनिया आप देखते हो। तो इस लिहाज से देखा जाए तो मीडिया आपकी आंखें और कान है। अब सवाल उठता है कि मीडिया ज़बान कैसे है? तो मान लीजिए अगर आपका पैसा किसी बैंक में जमा है और वो बैंक बंद हो जाए और आप अपना ही मेहनत का पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं बैंक से, तो आप क्या करेंगे? आप इधर उधर अफसरों के पास टहलते रहिए और अफसर टालते रहेंगे उस बात को कि अरे आपका पैसा निकल जाएगा, ऐसा है वैसा है। आप क्या करेंगे? तो ऐसे केस में काम आता है मीडिया।
उसी टाइम पे अगर मीडिया आपकी बात को पूरे देश भर में दिखा दे कि देखिए ऐसा ऐसा हो रहा है, बैंक डूब गया या बैंक कहीं चला गया और ये लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो पूरे देश का प्रेशर बनता है उस सिचुएशन पे। और जब पूरे देश की तरफ से प्रेशर आता है किसी सिचुएशन में, तो काम जल्दी जल्दी होता है। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर मीडिया ने ना दिखाया होता तो कुछ भी ना हुआ होता, लेकिन क्योंकि मीडिया ने उस चीज़ को दिखा दिया, इस वजह से चीज़ें आराम से सॉल्व हो गई। तो इसी लिहाज से देखा जाए तो मीडिया आपकी ज़बान भी है। मीडिया के बारे में एक स्लोगन है कि बेजुबान की आवाज़ जो होती है वो मीडिया होता है। और मीडिया के बारे में अगर बताया जाए तो डेमोक्रेसी जो होती है, यानी कि जो लोकतंत्र होता है, कहा जाता है कि उसके 4 पिलर्स होते हैं। ये 4 पिलर्स ज़रूरी हैं डेमोक्रेसी के लिए। सबसे पहला पिलर है लेजिस्लेटिव, यानी कि वो लोग जो कानून बनाते हैं। दूसरा पिलर होता है एग्जीक्यूटिव, यानी कि वो लोग जो सरकार का हिस्सा हैं। तीसरा पिलर होता है जुडिशरी, यानी कि जो हमारे अदालतें हैं, क्योंकि अदालतों के पास ये पूरा कंट्रोल होता है कि देश में अगर कुछ भी गलत हो तो उसको सज़ा देने का काम अदालतों का है। और इसके अलावा अगर लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव कुछ गलती करते हैं या कुछ गलत कानून पास करते हैं तो उस कानून को रद्द करने का काम भी जुडिशरी का होता है। तो ये 3 पिलर्स हो गए डेमोक्रेसी के अभी तक। और जो चौथा पिलर होता है वो होता है मीडिया। और वो मीडिया क्यों होता है? क्योंकि मीडिया का काम होता है, इन चारों पिलर्स में मीडिया का काम होता है कि वो सरकार से सवाल पूछे। ये जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव हैं उनसे सवाल पूछता रहे। जो आम आदमी के मुद्दे हैं उन आम आदमी के मुद्दों को सरकार तक ले जाए कि आपको ऐसा ऐसा भी करना है, आपको उन लोगों के लिए भी काम करना है। तो आम आदमी की बातें सरकार तक पहुंचाना ये मीडिया का काम है। और सरकार की बातें आम आदमी तक पहुंचाना ये 2 वे प्रोसेस है। लेकिन ज़्यादा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आम आदमी की बातें सरकार तक ले जाई जाएं, क्योंकि मीडिया सिर्फ दिखाता है सुनाता नहीं है, मीडिया लोगों की ज़ुबान भी होता है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि मीडिया का क्या मतलब होता है और मीडिया का क्या रोल होता है किसी भी देश में। तो अब ज़रा देखते हैं कि इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का क्या रोल बनता है मीडिया के लिए। Elected leaders also have to hold press conferences where large number of media persons are present. जितने भी इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, चाहे वो स्टेट के लेवल पे MLAs हों, चाहे वो सेंटर के लेवल पे MPs हों, जितने भी, चाहे राज्य सरकार के लोग हों, चाहे केंद्र सरकार के लोग हों, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो टाइम टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहें जहाँ पे तमाम मीडिया के लोग मौजूद हों। रिपोर्टर्स में आस्क क्वेश्चंस एट दीज मीटिंग्स, और जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं वो सवाल पूछ सकते हैं इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, लोगों के मुद्दे उठा सकते हैं। सरकार जो भी काम कर रही है या कोई भी फैसले ले रही है उन फैसलों पे सवाल उठा सकते हैं। सरकार से उनका हिसाब मांग सकते हैं कि आपने ऐसा ऐसा कहा था, कितना काम हुआ है, क्योंकि ये सब लोकतंत्र के हिस्से हैं कि सरकार से हिसाब मांगना कि आपने कितना काम किया है। These discussions are reported in different newspapers and news channels। और ये जितने भी डिस्कशन होते हैं, जो भी सवाल जवाब होते हैं, जो मीडिया वाले सरकार से सवाल पूछते हैं और सरकार के लोग जो जवाब देते हैं, इन सब तमाम चीज़ों को रिपोर्ट किया जाता है तमाम न्यूज़पेपर्स में और तमाम न्यूज़ चैनल्स में। तो ये भी इन इलेक्टेड लीडर्स की जिम्मेदारी है कि वो मीडिया वालों से बात करते रहें, मीडिया की बात सुने और लोगों तक अपनी बात पहुँचाएँ। तो ये था क्लास 7th सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का 3rd चैप्टर। चलिए फिर, थैंक यू।